Is this whiteboard visible to all of you? Yes, sir. Okay, बेटा. तो चलो ये बताना कि हमारे पास एक फेरस ऑक्सिलेट है Fe2O4, है ना. अगर इसको हम ये बोल रहे हैं कि फेरस ऑक्सिलेट जो है ये जा रहा है तुम्हारा Fe3+ और CO2 में, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा. व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस स्पेसीज Fe2O4? बताओ बेटा. बोलो कैसे निकालोगे. क्या इक्विवेलेंट मास के लिए तुमको बताया था कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास बाई n फैक्टर. और जो भी यहाँ मास ले रहे हैं 1 मोल का मास ले रहे हैं बेटा, तो इस 1 मोल स्पेसी को लेंगे और फिर टोटल चेंज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखेंगे. हियर NF इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर 1 मोल स्पेसी. इसको हम बोलते हैं बेटा n फैक्टर हियर. तो यहाँ देखो क्या इसमें आयरन +2 में है ना, और यहाँ कार्बन किस स्टेट में है 4 2 8, है ना. 8 में 8 उधर गया +8 हो गया ना बेटा, और 2 गया 6 यानी कि +3 में देखो ये. और ये आयरन यहाँ किस में जा रहा है +3 में, और इसमें कार्बन किस में जा रहा है +4 में. देखो यहाँ +4 में है, ठीक है ना. तो 1 कार्बन के लिए चेंज कितने का 1 का है, तो 2 कार्बन के लिए कितने का चेंज हो गया बेटा, ये 2 यूनिट का चेंज हो गया, है ना. और यहाँ पर भी 1 के लिए चेंज कितना हो गया 1 का. तो टोटल n फैक्टर जब निकालो कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3. इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास बाई 3. क्या बात है कि समझ में बेटा. सर 48 है. हाँ जो भी है, मतलब ये हमें n फैक्टर निकालने आना चाहिए. बाकी तुम मोलर मास निकाल ही सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है. तो मोलर मास निकाल करके 3 से डिवाइड करोगे तो दैट विल गिव यू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O4 फेरस ऑक्सिलेट. ठीक है ना. चलो अब इन पर बेस्ड कुछ एक दो प्रॉब्लम करते हैं, तुम्हें और ज्यादा आइडिया आएगा. तो पहले एक सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. लिखो एक प्रॉब्लम. व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 0.1 molar KMnO4 is required to oxidize 100 ml of 0.2 molar FeSO4 in acidic medium. देखो बेटा ये क्वेश्चन है. ठीक है. तो क्या होना चाहिए अप्रोच, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व बेटा. यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं हमेशा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, है ना. तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ, यहाँ जब सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 should be equal to number of इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4. देख लो. अब तुमको एक बात और पता होनी चाहिए कि बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन हो क्या रहा है. तो जो KMnO4 है ना एसिडिक मीडियम में, तुमको याद रखना पड़ेगा कि जो KMnO4 है वो कहाँ जाता है बेटा Mn+2 में. या और चाहो तो बेटर वे में इसको लिखना चाहो तो इसको हटा देते हैं, है ना. MnO4- लिखो और इसको एसिडिक मीडियम में तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि MnO4 ये लिखा नहीं कि ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा बेटा, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, है ना. कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि एसिडिक मीडियम में जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, ये कहाँ जाता है Mn+2 में, ठीक है ना. तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हुआ, क्या ये +7 में है और ये +2 में है, तो टोटल चेंज कितने का आ गया 5 का आ गया. तो इसका n हो जाएगा बेटा 5, यहाँ पर इसका n हो जाएगा 5, ठीक है. और FeSO4 में देखो FeSO4 एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये +2 से कहाँ जाएगा +3 में, क्योंकि FeSO4 में +2 में है ना. बाकी सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि याद करो सल्फेट में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो क्या है बेटा +6 है ना, और दिस इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट.
तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन फिजिबल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि इसका एन फैक्टर क्या बेटा 1 है। चलो कोई बात नहीं, अब इनकी मोलैरिटी दी गई है। तुमको एक और लेसन बताया गया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो बस यहाँ इसको हम कैसे निकालेंगे, n1 इंटू V1 इज इक्वल टू n2 इंटू V2 से, है ना, क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। देखो ये, या यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम इन ml। तो जो यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा गया बेटा, तुम इसको मिली इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट विल आल्सो बी इक्वल। ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम जो है ml में दिया गया है तो यहाँ वॉल्यूम अगर ml में होगा तो इसको नॉर्मेलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, है ना। तो हम यहाँ नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे इस फॉर्मूले से। आप देखो जो इसका नॉर्मेलिटी हो कैसे निकालोगे बेटा, 0.1 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0.1 इंटू 5। और पूछा गया कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ KMnO4, तो मान लो कि V1 में निकालना है और इंटू कितना दिया गया है, तो ये हो जाएगा 0.2 और इंटू इसमें 1 कर दोगे, क्योंकि FeSO4 का एन फैक्टर 1 है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वॉल्यूम कितना है बेटा, तो ये 100 ml है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 इंटू 100 अपॉन में 5, यानी कि 40 आ जाएगी। क्या आ रही बात समझ में? Sir, can I ask you a question? हाँ बोलो बेटा। Sir, in the first equation, how you have calculated that NF समान NF is equal to 1 plus 3, 1 plus 2? प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ देखो बेटा, मैंने क्या यहाँ लिखा है, एन फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर 1 मोल ऑफ केमिकल स्पीसी। हियर केमिकल स्पीसी इज फेरस ऑक्सिलेट। तो ये 1 स्पीसी है ना बेटा, देखो ये एकदम 1 स्पीसी है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, उन सारे एलिमेंट को हम चेक करेंगे कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो इन फेरस ऑक्सिलेट आयरन in +2 state and it goes to +3 state, and in oxalate part carbon is in +3 state and it goes into CO2 in +4 state. So here carbon and iron both are changing their oxidation state. So during calculation of n factor, है ना, n factor total number of electron transfer during this chemical reaction will be calculated. क्या बात आ रही समझ बेटा? यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फॉर 1 मोल ऑफ केमिकल स्पीसी, है ना, पूरा ही तुम काउंट करोगे यहाँ पे। तो हियर आयरन इज ऑल्सो चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कार्बन इज ऑल्सो चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो इसलिए हम इसमें आयरन और कार्बन बोथ को इंक्लूड करेंगे, है ना, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या बात आगे समझ बेटा? ठीक है, Yes, sir. देखो जो FeSO4 है ना, अगर FeSO4 को हम देखेंगे तो यार FeSO4 ये जा रहा है Fe3+ में। बाकी जो सल्फेट है ना, सल्फेट में सल्फर ऑलरेडी +6 स्टेट में है। तो जब ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन फिजिबल नहीं होगा, है ना। सल्फेट में जो सल्फर रिड्यूस हो सकता है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। और नियर KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, आयरन को, +2 से +3 में ले जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम एन फैक्टर सिर्फ 1 लिए, है ना, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो जो ऑक्सीडेशन होगा वो सिर्फ आयरन का होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर एन फैक्टर क्या लिया जाएगा बेटा, 1 लिया जाएगा। ये रीजन। अभी 1-2 प्रॉब्लम और मैं इस पे करा देता हूँ तो तुम्हें चीजें और थोड़ा सा समझ में आएंगी। इसे देखो, देखो बेटा क्वेश्चन, हाउ मेनी moles of ferrous oxalate FeC2O4 are required to reduce 2 mole of KMnO4। देखो ये इन एसिडिक मीडियम। अब देखो यहाँ पर मोल पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeC2O4 आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि जब भी यहाँ पर रिएक्शन होगा तो क्या सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। तो हम फिर से वही फंडा लगाएंगे बेटा। देखो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4
Fe(C2O4) will be equal to number of इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। और तुमको अभी भी समझाया कि जो MnO4 माइनस है एसिडिक मीडियम में कहा जाएगा, ये Mn+2 में जाएगा बेटा। देखो ये तो यहाँ पर n फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। और जो Fe(C2O4) है, देखो इसमें ध्यान से, क्या ये ऑक्सीडेंट है ना, ये ऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो MnO4 देखो रिड्यूस हो रहा है ना, +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। और यहाँ पर ये वर्क करेगा ऑक्सीडेंट, तो ये वर्क करेगा एज ए रिडक्टेंट, है ना। दूसरा वाला वर्क करेगा एज ए रिडक्टेंट, यानी कि खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, है ना। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो वही बता रहा था कि इसमें जो MnO4 माइनस है ये फेरस ऑक्सीडेंट को कहाँ ले जाएगा, Fe+3 में ले जाएगा और इसको कहाँ ले जाएगा, CO2 में। यानी कि यहाँ पर आयरन भी ऑक्सीडाइज होगा और कार्बन भी ऑक्सीडाइज होगा। तो इसमें तुम्हारा n फैक्टर कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। अब बाकी तुम इस फंडे को लगा दो। और तुमको एक रिलेशन और बताया गया था कि n इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। देखो बेटा ये, है ना। तो यहाँ से अगर तुम्हें निकालना होगा तो कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ तुम्हारा n फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया है ना। तो 3 इंटू लिखोगे, नंबर ऑफ मोल में निकालना है, चाहे हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सीडेज, तो n मान लो, है ना। और यहाँ पर देखो जो KMnO4 है इसका n फैक्टर 5 है, तो यहाँ 5 लिख दो। और इसका नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया बेटा, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3। देखो ऐसे, क्या बात आ गई समझ बेटा। यस चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं। नेक्स्ट लिखो, what volume of 0.1 molar K2Cr2O7 is required to oxidize 50 ml of 0.2 molar CO2S cuprous sulfide, ठीक है बेटा, in acidic medium, to give Cr+3, है ना, Cu+2 and SO2 गैस। देखो बेटा यहाँ बहुत कुछ मेंशन कर दिया गया है कि जब इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है तो क्रोमियम कहाँ जा रहा है, +3 में, कॉपर कहाँ जा रहा है, यहाँ देखो ये क्यूप्रस न है, ये क्यूप्रस सल्फाइड है, ये +1 में है, ठीक है। तो +1 से +2 में जा रहा है। और जो सल्फर वो कहाँ जा रहा है बेटा, बताओ, यहाँ पर ये -2 में है ना, तो -2 से यहाँ देखो +4 में जा रहा है, SO2 में जा रहा है। देखो तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ लिख लो कि जो CO2S है इसमें कॉपर तुम्हारा +1 में बेटा और सल्फर -2 में है। तो कॉपर कहाँ जा रहा है, U+2 में जा रहा है कोई ये, और सल्फर कहाँ जा रहा है, SO2 में। तो सबसे पहली बात, इसका 1 मोल लोगे तो इसके 1 मोल में 2 कॉपर है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल चेंज निकालोगे बेटा। देखो ध्यान से, यहाँ तो यहाँ कितने का चेंज हो जाएगा, ये +2 का हो गया और ये 2 2 4 हो गया, 4 में से 2 गया, कितना हो गया, 2 का चेंज हो गया। देखो बेटा, है ना। और यहाँ पे कितने का चेंज निकालोगे, सल्फर में, तो यहाँ देखो सल्फर में ये सल्फर -2 में और यहाँ पे सल्फर +4 में है, तो कितने का चेंज होगा बेटा, ये 6 का हो गया ना। तो n फैक्टर से कितना हो जाएगा, 2 + 8। क्या मेरी बात समझ में आ गई। और एक बात और याद रखना, यहाँ पे चूंकि मेंशन है, वैसे नहीं मेंशन होता, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जो Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको अगर एसिडिक मीडियम में देखोगे तो ये कहाँ जाता है, Cr+3 में, आधे भी रखा है। तो ये देखो बेटा +6 में है ना। 1 क्रोमियम एटम इन +6 स्टेट, ठीक है। बट इन 1 मोल Cr2O7 2 मोल क्रोमियम है, या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल चेंज निकालेंगे बेटा। तो क्या 6 2 12 ना हो गया, 12 और -3 2 6 कर दोगे, ये 6 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टर इसका, है ना। तो ये याद रखना कि इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। और बाकी फिर वही काम करोगे सेम, यानी कि नंबर ऑफ, क्या लिखोगे बेटा, नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ वॉल्यूम दिया ml में ना, हाँ, तो मिली इक्विवेलेंट लिखो, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ
K2Cr2O7 is equal to number of milli equivalent of CU2S. U2S plus, वही काम करना है। और यहाँ N1V1 कर दोगे, N1V1 is equal to N2V2, है ना। और N1V1 का मतलब यहाँ नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे बेटा, K2Cr2O7 है ना, और 0.1 मोलर दिया गया है, तो 0.1 इंटू क्या करोगे, क्योंकि हमें नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर होता है, या 6 कर दोगे। और वॉल्यूम कितना हमें निकालना था क्या, हाँ वाट वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम B लिख दोगे। हाँ, और ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका कितना दिया गया है 0.2 ना, तो 0.2 into 8 into 50. हाँ बिल्कुल सही बेटा, ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 133.33. हाँ चलो ठीक है, तो ये कितना आ गया 133.33, देख लो ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो इसमें तुमको मिली की, हाँ बोलो बेटा। सर Cr2O7 का n फैक्टर 6 कैसे आ रहा है बताएंगे एक बार? किसका बेटा, फिर से बोलो। Cr2O7 का, Cr2O7 हाँ देखो बताता हूँ बेटा, 6। चलो मैं दोनों फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना एकदम ध्यान से। देखो जब भी तुम्हें इक्विवेलेंट मास निकालना होता है बेटा, तो इक्विवेलेंट मास निकालते हो क्या करते हो, इक्विवेलेंट, चलो यहाँ पर मैं फिर से समझा देता हूँ। ये Cr2O7 2 माइनस है, और ये जा रहा है कि इसमें एसिडिक मीडियम में Cr+3 में। तो जब भी तुम इसका इक्विवेलेंट मास निकालोगे, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा, मोलर मास बाई n फैक्टर होता है। तो मोलर मास कितने का मास होता है, 1 मोल का, यानी कि इस स्थिति का हम 1 मोल लेंगे। तो 1 मोल में जो भी यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट है ना, उसको तुम बैलेंस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल में 2 क्रोमियम एटम्स है, तो 2 क्रोमियम एटम को यहाँ पर बैलेंस करोगे प्रोडक्ट में। और उसके बाद यहाँ चेक करो कि इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्रोमियम एटम +6 है ना। तो यहाँ पर जब ये प्रोडक्ट में जाएगा, तो टोटल जितने क्रोमियम एटम्स हैं, है ना, उन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो 6 2 कितना हो गया, 12 ना हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 into 3 कर दोगे, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और यही काम तुम Cu2S में आ जाओ, तो Cu2S में बताया गया था कि ये +2 में जा रहा है, और सल्फर SO2 में जा रहा है बेटा, देखो ये, ठीक है। तो यहाँ इसका 1 मोल लोगे, तो इसके 1 मोल में क्या कॉपर के 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सल्फर का 1 एटम है, तो यहाँ 1 है ही एटम SO2 में, है ना। अब चेक करो कि जो इसमें कॉपर है वो +1 में बेटा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और यहाँ पर क्या करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, देखो ये। अच्छा एक बात और बता दूं कि हमेशा हमें यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, n फैक्टर में कभी चार्ज की बात, n फैक्टर में कभी मतलब काइन की बात नहीं होती है। तो जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे, या तुम चाहो तो वैल्यू निकाल करके उसका मॉड ले लो। तो 2 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 4 और माइनस क्या करेंगे, 1 2 यहाँ ये 2 हो जाएगा, देखो तो यहाँ भी 2 आ गया, ठीक है। और इसमें जो सल्फर है, ठीक है, वो -2 स्टेट में है, ठीक है। तो 1 सल्फर -2 स्टेट में है, और यहाँ पे सल्फर +4 स्टेट में है। तो क्या करेंगे, 4 माइनस और 2 कर देंगे। देखो बेटा ये जो भी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से लेस वाले को माइनस करेंगे। तो 4 इज मोर देन -2, तो 4 माइनस क्या करेंगे, -2 कर दोगे, कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कई लोगों को लग रहा होगा कि मैंने क्या किया, यहाँ पर इधर रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस कर दिया, और यहाँ पर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर रहे हैं। तो जनरली हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं बेटा। तो तुम्हें करना क्या है, कुछ करना नहीं है इसमें, देखो मॉड ले लो, 3 2 6 कर दो, और -6 2 12 कर दो, देखो ये। और इसको निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 नहीं सॉरी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, देखो ये। ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो इस तरह के बेटा प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। चलो कुछ बातें हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं, ये एक अलग ब्रांच है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें बेटा हम लोग कुछ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तो उन इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, इसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक आइडिया तुमको मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, उसके बाद कुछ बातें हम लोग करेंगे कंडक्टेंस कंडक्टिविटी रिलेटेड भी। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ लिख लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल, है ना, या इसी को हम लोग वोल्टेक सेल बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप का डिवाइस होता है बेटा, जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो तुमने देखा होगा, जैसे कि मैं डेनियल सेल का एग्जांपल लूं, डेनियल सेल इज स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर one electrode is of zinc and another electrode is of, हम कॉपर का लेते हैं बेटा, देखो ये, और बेसिकली जिस रॉड को लेंगे उसी रॉड के मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको डिप किया जाता है। जैसे यहाँ पर जिंक को हम लोग डिप करेंगे ZnSO4 सॉल्यूशन में, और कॉपर लेंगे तो उसको डिप करेंगे किसमें, कॉपर सल्फेट के ही एक्वा सॉल्यूशन बेटा। और उसके बाद इस अरेंजमेंट में इसको हम जो एक्सटर्नल सर्किट है उसको कंप्लीट करते हैं एक्सटर्नल वायर से, और जो हमारा इंटरनल सर्किट है उसको कंप्लीट करते हैं किससे, एक और अरेंजमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा हो गया सॉल्ट ब्रिज, देखो। और सॉल्ट ब्रिज तुम्हारा क्या होता है, यू शेप्ड डिवाइस, है ना, विच कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन सेमी सॉलिड स्टेट, क्योंकि अगर लिक्विड स्टेट में ले लोगे तो ये इंस्टेंटली फ्लो कर जाएगा, है ना, और अगर तुम सॉलिड स्टेट में ले लोगे तो इसका फ्लो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा स्लो, है ना। तो दोनों ही पार्ट हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें चाहिए कि जितना इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आयन चाहिए वो आसानी से फ्लो कर पाए, इसलिए हम उसको लेते हैं सेमी सॉलिड स्टेट में बेटा। देखो ये, उसको हम अगर के साथ मिलाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर KCl ले लिया, तो KCl को हम अगर के साथ मिक्स करके सेमी सॉलिड स्टेट में, यानी कि जिलेटिनस स्टेट में, जेली स्टेट में ले आकर के इसे फिक्स करते हैं और उसके बाद उसको इन्वर्ट कर देते हैं। अब ध्यान सुनना बेटा कि इसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रोड प्लेस किया गया है ये वर्क करता है एज ए एनोड, और राइट हैंड साइड में जो प्लेस किया गया वो वर्क करता है एज ए कैथोड, है ना। और इस एनोड के ऊपर तुम्हारा कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन, है ना, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल या फिर एनोड हाफ सेल या फिर लेफ्ट हाफ सेल, है ना, या फिर तुम कह सकते हो नेगेटिव हाफ सेल, कुछ भी बोल सकते हो इसमें से। तो इसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होकर कहाँ आता है, Zn2+ में, और +2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, देखो ये, ठीक है। तो जो जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, देखो ये, है ना, और इलेक्ट्रॉन को इसी रॉड के ऊपर ये लिफ्ट कर देता है, तो ये रॉड कैसा होता जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और जस्ट इसी का रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे होगा, यानी कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन है ये रॉड से क्या करेगा, कोलाइड करेगा बेटा, है ना, और रिड्यूस होगा, यानी कि ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कहाँ जाएगा, Cu में। आ रही बात समझ मेरी, देखो। तो यहाँ पर कॉपर में जाएगा, और चूंकि यहाँ रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है इसलिए इस रॉड को हम क्या बोलते हैं, या इस इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल या फिर राइट हैंड सेल, कैथोड हाफ सेल, हाँ कैथोड हाफ सेल बोल सकते हो, और या फिर पॉजिटिव हाफ सेल बोल सकते हो बेटा, देखो ये, है ना। प्रोसेस को और इधर फिक्स कर लो, जैसे ये हो जाएगा Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इनटू Cu। तो यहाँ पर देखो, जैसे जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन में, है ना, और इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, तो क्या चार्ज का सेपरेशन होगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ की ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा,
यानी कि फर्दर इनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो उस पर्टिकुलर स्टेट पर ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज, क्या यहाँ पर सम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बेटा? पढ़े होगे फिजिक्स में कि जब भी चार्ज को हम सेपरेट करते हैं अनलाइक चार्ज को, तो अनलाइक चार्ज को सेपरेट करने की वजह से वहां पर क्या आता है? सम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो चार्ज के सेपरेशन की वजह से यहाँ क्या आएगा? सम पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। और यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, क्योंकि कॉपर इसके ऊपर क्या हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है ना, और रॉड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये रॉड कैसा होता जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, और सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ भी सम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बेटा, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ये, है ना। हालांकि इसमें जो ही हम सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे, तो सॉल्ट ब्रिज को यूज करने पर अब ये जो भी तुम्हारा कह सकते हो कि सॉल्यूशन में पोलैरिटी क्रिएट हुआ था, ठीक है, यानी कि जो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और जो इधर वाला सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया था, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज के यूज करते ही सॉल्ट ब्रिज में जो अपोजिट आयन है वो इसको आगे क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। जैसे कि इधर क्या आएगा? Cl-, और ये Cl- आगे जिंक का जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गया था उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है, और ऐसे इधर से K+ आएगा, और जो सॉल्यूशन तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज हो गया था उसको ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, और फिर से ये सॉल्यूशन जब न्यूट्रल हो जाएगा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा? फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और ये फिर चलता रहेगा तब तक जब तक कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंज्यूम ना हो जाए, यानी यहाँ पर जिंक, यहाँ पर जो कह सकते हो कि जिंक का जो रॉड है वो कंज्यूम ना हो जाए, या फिर जो इस साइड में जो हमारा कॉपर 2+ आयन है सॉल्यूशन के अंदर वो कंज्यूम ना हो जाए, या फिर यूं कह सकते हो कि दोनों का, अभी बताऊंगा मैं, दोनों का जो ये पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए, है ना। ठीक है बेटा। अब देखो जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पर एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को जब ऐड करोगे तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा कंप्लीट रिएक्शन को। तो ये हो गया तुम्हारा EOP, और इसी को तुम स्टैंडर्ड स्टेट मेजर करोगे तो इसको E0 OP बोलेंगे और इसको E0 RP बोलेंगे, है ना। तो मान लो मैं स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया। और कैथोड हाफ सेल में तुम्हारा कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जा रहा है? कॉपर में, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? E0 RP। अब जो ओवरऑल रिएक्शन होगा बेटा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि जिंक कॉपर 2+ के साथ कंबाइन कर कहाँ जा रहा है? कॉपर प्लस Zn2+ आयन में। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान जो यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो देखो इसका भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, है ना, उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू E0 OP ऑफ एनोड हाफ सेल एंड E0 RP ऑफ कैथोड हाफ सेल। एक बात और बताऊं बेटा मैं कि फॉर सेम एलिमेंट, E0 OP इज इक्वल टू होता है माइनस E0 RP। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? सेम होगा, बस डिफरेंस किससे आएगा? साइन का, ठीक है ना, यानी कि जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ E0 OP ऑफ जिंक, अच्छा इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मान लो कि हम नॉट ही यहाँ लिख रहे हैं स्टैंडर्ड में ही, तो E0 ऑफ यहाँ लिखेंगे जिंक जा रहा है किसमें? Zn+2 में, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अगर हमें पता है कितनी होती है? 0.76 वोल्ट। तो अगर इसी E0 का हम RP निकालेंगे, सॉरी इसी जिंक रॉड का हम अगर RP निकालेंगे, है ना, तो इसको लिखेंगे E0 ऑफ Zn+2 टू Zn, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -0.76 वोल्ट। देखो बेटा ऐसे। तो एक बात ये भी याद रखना कि फॉर सेम एलिमेंट E0 OP और E0 RP ऑफ द एलिमेंट आर रिलेटेड विथ दिस रिलेशन E0 OP इज इक्वल टू माइनस ऑफ E0 RP, है ना। तो इसी चीज को चाहो तो तुम और भी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, अगर RP के टर्म में लिखना चाहो, या E0 पहले OP के टर्म में लिख लेते हैं। अगर OP के टर्म में लिखना चाहोगे क्या लिखेंगे बेटा? E0 OP ऑफ एनोड, और इसको अगर E0 OP के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? माइनस ऑफ E0 OP ऑफ कैथोड। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर RP के टर्म में लिखेंगे तो E0 RP तुम्हारा पहले आएगा, देखो E0 RP ऑफ कैथोड पहले आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे? E0 RP ऑफ एनोड। तो इन तीनों में से तुम कोई भी पार्ट इस्तेमाल कर सकते हो फॉर कैलकुलेशन ऑफ E0 सेल और E सेल, ठीक है। चलो अब तुमको बताऊं ये फैक्टर्स ऑन विच दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे है बेटा,
इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और ये हमारा हो गया सेल पोटेंशियल। तो ये जो सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो पहले मैं तुमको वो बताता हूँ। तो यहाँ लिख सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल। देखो, तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोड का नेचर ही चेंज कर दोगे तो वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमने लिया था यहाँ पर जिंक रॉड, है ना, ये कपल लिया था Zn2+, है ना, या फिर मान लो कॉपर ले लो, कॉपर टू प्लस, है ना। तो यहाँ पर जब ये रॉड ही चेंज हो जाएगा, जब इलेक्ट्रोड ही चेंज हो जाएगा, तो ऐसे केस में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो ये तो अपने हाथ में नहीं है, ये तो फिक्स रहेगा। इसके बाद होता है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, ये अपने हाथ में है, क्योंकि जो भी जैसे मान लो ये जिंक रॉड को लेकर के उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में यानी कि ZnSO4 में डिप किया गया था, तो इस ZnSO4 का अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, है ना, अगर इस कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करोगे, तो वेरी करने पर उसका इस जिंक रॉड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तुमको याद रखना है कि ये इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेकंड फैक्टर हो गया तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, यानी कि व्हेन वी चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in both electrodes, then electrode potential as well as cell potential both will be changed, है ना। इसके बाद थर्ड फैक्टर है बेटा तुम्हारा इसमें टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को चेंज करने पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं यानी कि सेकंड और थर्ड, ये हमारे हैंड में है, क्योंकि हम टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं, है ना, और हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट फैक्टर जो है इसमें अगर नेचर ही हम चेंज कर देंगे तो ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर मान लो जिंक को चूज कर लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, अब उस जिंक इलेक्ट्रोड का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज करना है तो हम वहां पे इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने पर वहां पर वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा बेटा। अच्छा, एक बात और याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा स्टैंडर्ड स्टेट है, स्टैंडर्ड स्टेट, इसमें टेम्परेचर कितना लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन में करोगे तो, और प्रेशर कितना लेते हैं बेटा 1 बार। क्या तुम चाहो तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 atm में मान सकते हो, क्योंकि 1 atm और 1 बार में बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर तुमसे पूछेगा कि स्टैंडर्ड प्रेशर का कंडीशन क्या होता है तो 1 बार बोलोगे, 1 atm नहीं है। लेकिन क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तो हम उसको इक्वेट कर सकते हैं 1 atm = 1 बार। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, इस कॉन्सेंट्रेशन को हम कितना लेते हैं 1 मोलर। स्टैंडर्ड स्टेट में जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो कितना लेते हैं 1 मोलर। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं तुमको बताता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर को वेरी करने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज करता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट हुए नर्स्ट, है ना, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि जैसे मान लो कि जिंक रॉड है, तो जिंक रॉड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर चेंज इस तरह से करेगा, E ऑफ Zn2+, ये देखो, इज इक्वल टू E0 ऑफ Zn2+। एक बात और याद रखना, यहाँ पर अगर तुम OP लोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे, तो यहाँ पर भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही होना चाहिए, है ना, और -0। अच्छा, एक बात और तुमको बता दूं, ये पहले मैं एक बार पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख सकते हो -2.303, है ना, RT अपॉन में NF log, ठीक है, यहाँ हम क्या लिखते हैं Q। तो पहले मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ, उसके बाद ये फिर से लिखूंगा, तो बल्कि इसको ऐसे लिखो कि अगर ये E0 OP रहेगा बेटा, E0 EOP रहेगा तो E0 OP हो जाएगा और -0.2303 RT अपॉन में NF log Q होता है ना। और अगर RP रहेगा तो इसको लिखेंगे ERP = E0 RP, है ना, -2.303
3 RT अपॉन में NF log Q, जहां Q क्या है बेटा, Q इज रिएक्शन कोसेंट, Q इज रिएक्शन कोसेंट। जैसे मान लो अब मैं तुमको एक इलेक्ट्रोड लेके बता समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं जिंक ही लेना चाहता हूँ, तो क्या जिंक पर जो रिएक्शन होगा बेटा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, तो ये हो जाएगा Zn2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Q का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Zn2 प्लस का एक्टिव मास और अपॉन में Zn का एक्टिव मास। और चूंकि देखो ये सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसको अप्लाई करें तो लिखेंगे E ऑफ Zn2 प्लस इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Zn2 प्लस। तो देखो ये एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या है, जब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे और टेम्परेचर कितना हो बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, तो स्टैंडर्ड स्टेट में ये तुम्हारा क्या रहेगा फिक्स, और ये गिवन भी होता है और ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा और यही वेरी करेगा। माइनस यहाँ क्या लिखोगे 2.303 RT अपॉन में NF और लॉग क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस लिख सकते हो, है ना, क्योंकि इसका एक्टिव मास क्या होता है 1, सॉलिड है ना, प्योर सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताऊं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस है ना, जी वैल्यू है 2.303 RT अपॉन में F, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.0591, है ना। इसका जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 0.0591, है ना। तो और फॉर ये जो N है ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो अगर जिंक के केस में देखोगे तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये N इज इक्वल टू, क्योंकि देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 2, है ना। तो अगर इसी एक्सप्रेशन को एट 25 डिग्री सेल्सियस में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे E ऑफ OP ऑफ जिंक, है ना, इज इक्वल टू E नॉट ऑफ OP ऑफ जिंक, है ना, माइनस 0.059 भी लिखो खाली, और अपॉन में 2 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। इसी तरह से तुम कॉपर का भी लिख सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रोड का लिख सकते हो, है ना, और साथ ही साथ ई सेल का भी लिख सकते हो, है ना। तो ई सेल कैसे लिखेंगे, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में जो भी एन होगा वहां पे ई सेल में, जैसे यहाँ लिखना कि एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 नहीं होगा तो फिर हमें ये पुट करना पड़ेगा 2.303 RT अपॉन में NF, है ना, और लॉग क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा Q। जैसे मान लो कि जो हमारा डेनियल सेल था, डेनियल सेल में कंप्लीट रिएक्शन क्या हो रहा था बेटा, और डेनियल सेल जो कंप्लीट रिएक्शन था क्या था, Zn प्लस USO4 इज कन्वर्टिंग इनटू Zn प्लस 2 और प्लस Cu, देखो या Zn-SO4 भी लिख सकते हो, चलो इसको हटा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारा कुछ ऐसा रिलेशन था बेटा, Cu प्लस 2 में था। तो देखो इसके लिए अगर Q निकालना चाहोगे तो Q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2, क्योंकि देखो ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 हो जाएगा। तो अगर इसको लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल, और देखो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या लिखोगे माइनस 0.059 अपॉन में 2, ठीक है, और लॉग क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस, ठीक है। तो ये सब पर एप्लीकेबल है। तो चलो बेटा मैं आगे मूव करता हूं। अब देखो यहां पर अगर तुम्हें ई सेल वर्सेस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, कैसे करोगे,
हमारे पास ये तो रिलेशन था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2 और लॉग क्या था बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 कॉपर प्लस 2। तो इसको हमने कहाँ रखा है, एक्स एक्सिस पर, और इसको कहाँ रखा है, वाई एक्सिस पर। देखो ये है ना, और ये क्या हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा c। तो क्या ये कुछ ऐसा रिलेशन आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। और यहाँ देखो जो स्लोप है वो क्या है बेटा, निगेटिव, दिस स्लोप इज निगेटिव, यानी कर्व कैसा आएगा, कुछ इस तरह का, देखो है ना। और ये वाला पार्ट क्या होगा, ई नॉट, देखो ये, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट क्या है, देखो ये होता है इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट इज ई नॉट, है ना। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि यहाँ पर एंगल थीटा है तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.059 अपॉन में कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लो कि n नहीं पता रहोगे, n नहीं पता रहेगा, तो n लिख देगा और यहाँ स्लोप की वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि n की वैल्यू निकालिए। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेटा। चलो एक दो प्रॉब्लम करते हैं इनके ऊपर, एक क्वेश्चन लिखो। देखो बेटा, a zinc rod is dipped in 0.1 molar solution of ZnSO4. The salt is 95%, 95 कैलकुलेशन की दिक्कत होगी, इसको 90 लिखो, 90% dissociated at this dilution at 25 degrees Celsius. Calculate electrode potential. Calculate electrode potential. और यहाँ गिवन है बेटा तुमको E नॉट ऑफ, E नॉट हमें हमेशा दिया रहेगा, E नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2, Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, ये दिया गया था। तो कैसे करोगे कैलकुलेट, बताओ बेटा। बोलो, क्या करेंगे। क्या यहाँ देखो जो ZnSO4 लिया गया था, इसमें से ये तुम्हारा जो डिसोसिएशन हो रहा है Zn2 प्लस में, है ना, वो दिया गया तुमको 90% डिसोसिएट कर रहा है ना। यहाँ 90% ही डिसोसिएशन हो रहा है बेटा। तो 0.1 मोलर लिए थे, तो 0.1 का 90% ही इसमें Zn2 प्लस आयन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻², देखो ये कितना मोलर हो जाएगा, है ना। तो अब चले आओ इसमें। अच्छा, जब भी तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेगा बेटा, तो हमेशा उसका मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये दिमाग में रखना। तो यहाँ हम निकालेंगे E ऑफ, दिया भी गया, देखो यहाँ पे रिडक्शन ही दिया गया, E ऑफ Zn2 प्लस 2 Zn लिखोगे, दिस इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2 Zn, है ना, और -0.059 अपॉन में क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने का हुआ है बेटा, तो ये जो जिंक है रिड्यूस होगा ना, तो जिंक रिड्यूस होगा तो किसमें जाएगा, Zn2 प्लस, यहाँ जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ जाएगा, Zn इसमें जाएगा बेटा, देखो ये, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और लॉग ऑफ यहाँ 1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, Zn2 प्लस, क्योंकि इसका एक्टिव मास 1 होता है,
तो एक्टिव मास 1 पुट कर देंगे ऊपर में और नीचे में Zn2 प्लस आयन लेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तुम कितनी दी गई बेटा -0.76 वोल्ट है ना, और इसको अप्रोक्सीमेट मान लो 0.06/2। ठीक है, और लॉग जब जिंक ऊपर आएगा तो क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा -0.76 और प्लस ये 0.03। ठीक है बेटा, और यहाँ जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है 9 × 10⁻²। बोलो ये बस इसमें अब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है और कुछ है नहीं। तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा -0.76 और प्लस 0.03 और ये कितना हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग ए और लॉग बी हो गया, तो लॉग ए इंटू बी क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ये हो जाएगा log 9 और -2 log 10 हो जाएगा बेटा, देखो ये है ना, और ये 3 का स्क्वायर हो गया तो 2 log 3 हो गया, तो -0.76 और प्लस 0.03 और यहाँ पुट कर लेना, तो ये 2 इंटू कितना आ जाएगा 0.48 कर दो, देखो ये, और -2 इंटू 1 कर दोगे, बाकी सॉल्व कर बेटा, देखो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो बेटा। At what pH of HCl solution will hydrogen gas electrode show electrode potential of -0.118 वोल्ट, और दिया गया हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। देख लो, बताओ बेटा कैसे करेंगे अप्रोच इसको। सबसे पहले देखो, इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एग्जांपल ऑफ गैस आयन इलेक्ट्रोड। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो ये कुछ इस तरह का इसमें अरेंजमेंट होता है, देखो ऐसे ही। देखो बेटा, और इसमें यहाँ पर प्लेटिनम प्लेट लगा होता है जिसको प्लेटिनम ब्लैक से कोट किया गया होता है, और यहाँ पर बोल रखा है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन गैस को पास किया जा रहा है 1 atm प्रेशर पर, देखो ऐसे है ना, और टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है बेटा, और इसमें तुमको HCl रखा गया है, HCl, तो दिस इज सोर्स ऑफ H+ आयन, दिस इज सोर्स ऑफ H+ आयन, और यहाँ पर क्या आ गया हाइड्रोजन आ गया बेटा। तो बोल रहा है एट व्हाट pH ऑफ HCl सॉल्यूशन विल द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस मच, हाइड्रोजन गैस बबल किया जा रहा है इतने पर, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है तो हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो रिडक्शन कैसे होगा, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कहाँ जाएगा हाइड्रोजन में, देखो इसी है ना। तो इसके लिए अगर हम नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, E ऑफ H+2 H2 इज इक्वल टू E0 ऑफ H+2 H2, और तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके लिए E0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है 0.00 वोल्ट, है ना, और ये क्या हो जाएगा -0.059/2, और लॉग ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो बेटा यहाँ लिखेंगे प्रेशर ऑफ H2 और अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर, देखो ये ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन दोनों को होता है 0, इसी को हम रेफरेंस मानते हैं, है ना, तो 0 हो जाएगा। तो जो E ऑफ H+2 H2 होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या, ये -0.059/2, और क्या यहाँ पर प्रेशर 1 न दिया गया था, ये 1 हो गया, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या ये हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस और माइनस प्लस कर सकते हैं, खैर उसको वहीं रन दो। 1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर हो गया बेटा, देखो ये
क्लियर? देखो अब क्या यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं -0.059 अपॉन में 2 और यहाँ पर -2 log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। देखो ये है ना, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है ना, तो माइनस साइन आ जाएगा देखो यहाँ पे। और क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल ना हो गया, तो क्या हम लिख सकते हैं -0.059 और माइनस लॉग H प्लस क्या होता है बेटा, पीएच होता है देखो ये, है ना। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि यहाँ पर पीएच निकालना है कब, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाए -0.118। क्या पुट कर दो -0.118 इज इक्वल टू -0.059 और ये हो गया पीएच बेटा देखो ये, है ना। और ये कट जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू 2। ऐसे सोल्व करते हैं। तो तुम्हारे पास एक फार्मूला भी आ गया कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद रखना ये क्या होता है -0.059 इंटू पीएच। तो चाहो तो इसको एज ए फार्मूला भी तुम रट भी सकते हो, है ना, कि ईओपी ऑफ, अच्छा ईओपी निकालो तो क्या हो जाएगा बेटा, ईओपी ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस में 0.059 इंटू पीएच। और ईआरपी कितना हो गया, ईआरपी ऑफ हाइड्रोजन ये जाएगा -0.059 इंटू पीएच। देखो तो चाहो तो इसको एज ए फार्मूला तुम याद भी कर सकते हो। ओके ठीक है बेटा। आप देखो एक और बात मैं डिस्कस करूंगा, ठीक। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन सेल। किसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, तो दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है लेकिन स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है बेटा। एंड जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो होता है कि जो भी हमारा, अच्छा पहली बात तो ये कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते किसे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड है बेटा, ये दोनों सेम होता है। देखो मान लो ये तुम्हारा पोरस सॉल्ट ब्रिज है, पोरस पार्टीशन, ये एज्यूम कर लो, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया जिंक इलेक्ट्रोड को ही और उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यहाँ क्या कर दिया, डिप कर दिया गया, ये हो गया तुम्हारा ZnSO4। एज्यूम करो ये C1 है ना, और यहाँ पे एज्यूम करो कि ये भी ZnSO4 ही है लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या बेटा C2 है और ये जिंक रॉड ही है, देखो ये, है ना। तो यहाँ पर भी इनको जब अटैच करोगे तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। लेकिन अब बात ये है कि ये दोनों का इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों क्या सेम है, तो फिर ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा ना वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो ड्यू टू दिस डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, यहाँ पर इनका जो सेल पोटेंशियल होगा बेटा क्या होगा, अलग अलग होगा। जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बेटा डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज के ऊपर। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम डिफर कर दें, है ना, तो भी यहाँ पर इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा, यानी कि सम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क कर पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो कोई ना कोई एक एनोड की तरह वर्क करेगा, दूसरा इसमें कैथोड की तरह वर्क करेगा। तो एनोड पोजीशन क्या होगा बेटा, जिंक तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो कहाँ जाएगा, Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और यहाँ पर इसका इनोड ओपी मान लो कि मेंशन किया गया 0.76 वोल्ट, एज्यूम कर लो। तो यहाँ कैथोड पर क्या होगा, जस्ट रिवर्स रिएक्शन, यानी कि जो सॉल्यूशन में Zn2+ आयन है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जिंक में कन्वर्ट होगा, है ना। और इसका इनोड आरपी निकालोगे बेटा तो क्या ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, -0.76 वोल्ट हो जाएगा। तो एक बात और याद रखना कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच बोथ इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल बट
but the concentration of electrolyte used in both electrodes means एनोड एंड कैथोड आर डिफरेंट। और दूसरा कैसे भी कर सकते हो कि जब इसका तुम ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ जिंक यहाँ कट गया, यहाँ Zn2+ यहाँ कट गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे कट गया, तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं बोलोगे। इसमें क्या होगा ना कि अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो इसको हम लोग कट नहीं करेंगे। हाँ, ये हम कट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि Zn2+ एट कैथोड इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2+ एट एनोड। देखो ये, क्योंकि एनोड से आ रहा है ना ये Zn2+, और ये कहाँ से आ रहा है बेटा, ये कैथोड से आ रहा है ये। और अगर यहाँ पर इनोड सेल तुम निकालो तो इनोड सेल क्या आ जाएगा, इनोड OP प्लस इनोड RP, और ये हमेशा 0 वोल्ट होता है, याद रखना। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाएंगे, कॉपर का बना लें, जिंक का बना लें, है ना, ऑलवेज इनोड सेल क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि इनोड सेल क्या होता है, इनोड OP प्लस इनोड RP, और OP और RP अगर स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे तो बेटा ये फिक्स होगा, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, रिवर्स होगी, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0। तो ये भी याद कर लेना कि कॉन्सेंट्रेशन सेल का इनोड सेल हमेशा क्या होता है, 0। अब क्या तुम यहाँ पर नर्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो? अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन क्या लिख सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना। और अगर टेम्परेचर मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस ही हो, अक्सर ये दिया गया रहता है, अदरवाइज टेम्परेचर मेंशन ही नहीं रहेगा। तो जब भी टेम्परेचर मेंशन न हो या 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 0.059। और क्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो या 2 लिख देंगे, और लॉग ऑफ यहाँ क्या लिखेंगे, Zn2+ एट एनोड अपॉन में Zn2+ एट कैथोड। देखो बेटा ये, क्योंकि अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। अब ध्यान से देखो, क्या इनोड सेल यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास ई सेल का वैल्यू क्या आ गया, -0.059 अपॉन में 2, और लॉग ऑफ, चलो यहाँ पर एनोड और कैथोड का, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं दोनों जगह एनोड लिख दिया हूँ। एनोड और कैथोड का देखो बेटा, क्या यहाँ पर ये वर्क कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड में तो ये एनोड की तरफ वर्क करेगा, और राइट हैंड साइड में तो कैथोड की तरफ वर्क करेगा। तो एनोड का यहाँ क्या दिया गया, C1, चाहो तो यहाँ C1 की बजाय CA लिख दो, एनोड हो गया, है ना, और इसको लिख दो CC, यानी C कैथोड हो गया बेटा। देखो ये C2 का मतलब CC लिख दो, ठीक है ना। तो तुम्हें पहचान में आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो क्या यहाँ एनोड वाले का है CA और ये है CC, देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, CA हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, C ऑफ C हो जाएगा। देखो ये, है ना। अब तुम्हें पता ही है कि फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस ई सेल मस्ट बी मोर देन 0। और ये 0 कब हो पाएगा, जब तुम्हारा, देखो ये वैल्यू तो तुम्हारा पॉजिटिव है और ये ओवरऑल नेगेटिव है, तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए, है ना, दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ CA अपॉन में लॉग ऑफ CC शुड बी लेस देन 0, है ना। और क्या इसको सुन सकते हो, लॉग ऑफ CA अपॉन में CC, है ना, इज लेस देन log 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। तो क्या लिख सकते हो कि CA की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन CC। बस ये चीज याद रखना कि एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कैथोड से क्या होना चाहिए बेटा, बोलो, कम होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड शुड बी लार्जर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, तभी ये वर्क करेगा। देखो यहाँ पर जो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन है, दिस शुड बी हायर देन एनोड कॉन्सेंट्रेशन, तब जाकर के ये सेल वर्क करेगा, अदरवाइज ये सेल वर्क नहीं करेगा। तो बस ये चीज याद रखना, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। और ये किसी भी इलेक्ट्रोड का बना सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भी बन सकता है, कॉपर का भी बन सकता है, जिंक का भी बन सकता है। बस क्या क्या बातें मैंने बताई कि कॉन्सेंट्रेशन सेल इज ए स्पेशल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर बोथ इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड आर ऑफ सेम इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बट हियर concentration of cathode and anode should be different, or for cell to work spontaneously, है ना, concentration of cathode half cell must be larger than concentration of anode half cell, only then this reaction will work spontaneously। ठीक है, और दूसरी बात क्या बताई कि for concentration cell E0 cell is always 0, ये वैल्यू हमेशा 0 होगी बेटा। यहाँ से क्वेश्चन आ गया, देखो ये वाला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन
ई सेल एंड गिव्स एनर्जी। देख लो, क्या तुम, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो थर्मोडायनामिक्स में एक रिलेशन होता है कि W यूजफुल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन गिव्स, तो फ्री लिख सकते हो, फ्री एनर्जी। देख लो, यानी कि इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ डेल्टा जी। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में W यूजफुल क्या है बेटा, W इलेक्ट्रिकल। और W इलेक्ट्रिकल होता क्या है, तो W इलेक्ट्रिकल इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एज्यूम करो कि इफ n फैराडे चार्ज is passed through potential difference of E volt, है ना, तो W इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा बेटा, देन W इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल टू, W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू, क्या ये चार्ज कितना था, NF, है ना, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना E, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया NFE, है ना। और इसको W इलेक्ट्रिकल को डेल्टा जी से इक्वेट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे माइनस डेल्टा जी, है ना, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE हो गया बेटा। देखो ये, दिस इंप्लाइज दैट, है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF। सिमिलरली डेल्टा जी नॉट भी लिख सकते हो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NFE नॉट, है ना। सिमिलरली यहाँ क्या लिख सकते हो, डेल्टा जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट में माइनस NFE नॉट, और ये आ गया डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। ये किसी भी कंडीशन पे और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ठीक है। तो ये बात याद रखना बेटा। अब देखो कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जैसे मान लो कि ये यही सेल है, एज्यूम करना, फटाफट मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये जिंक हो गया, ये कॉपर हो गया, टेनियल सेल लेता हूँ, ये कॉपर हो गया, है ना, इसको इसमें ऐड कर दिया, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज आ गया, देखो ये, ठीक है। ये इसमें जिंक सल्फेट है, मान लो कॉन्सेंट्रेशन C1 पे है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट आ गया, मान लो कॉन्सेंट्रेशन C2 पे बेटा, देखो ये, है ना। तो अब बताओ कि क्या ये जो हमारा सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा, तो याद रखना नहीं, है ना। इसमें जैसे तुमको बताया भी था अभी कि इसका E नॉट OP क्या है, इसका E नॉट OP है 0.76 वोल्ट, और जब इसका E नॉट RP निकालोगे तो ये कितना आएगा 0.34 वोल्ट, है ना। या फिर इसका E नॉट OP निकालोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू तुमको दिया रहेगा, है ना। और इसका जब E नॉट RP निकालोगे बेटा, ये क्या आएगा माइनस 0.76 वोल्ट। तुम देख सकते हो, या तो अगर हम EOP से चलें तो क्या इसका EOP हाई है और इसका EOP लो लेस न है, ठीक है, और इसका ERP देखो लेस है और इसका ERP क्या हाई है। तो किसी एक पोटेंशियल से तुम कंपेयर कर सकते हो, इधर OP से या फिर RP से। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज्यादा है, ये जिंक आयन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, देखो ये, है ना। तो अगर यहाँ पर इसका तुम E नॉट OP लिखोगे तो दिस विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ OP माइनस 0.059 अपॉन में 2 और लॉग ऑफ, बताओ बेटा क्या यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2 प्लस में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या इंक्रीज नहीं कर रहा है बेटा, देखो ये। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये होल क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, सॉरी ये नहीं, यहाँ तक, तो ये इंक्रीज करेगा तो ये होल क्वांटिटी डिक्रीज करेगी बेटा, देखो ये, क्योंकि ये वैल्यू तुम्हारा क्या है फिक्स ना है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये होल क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, तो ये होल क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर जो इसका EOP है बेटा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब चले आओ यहाँ पे, ठीक है।
तो अगर इसका तुम CU का देखोगे तो अगर इसका भी EOP लिखते हो, चलो EOP इसका भी लिखते हो, ये क्या आ जाएगा E नॉट ऑफ OP है ना -0.059 और अपॉन में 2 और लॉग क्या आ जाएगा बेटा, क्या लॉग आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस, देखो ये क्योंकि यहाँ भी मैं OP ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, क्या ये जो कॉपर आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ जा रहा है, कॉपर में, देखो ये रिड्यूस हो रहा है। ये जब रिड्यूस होगा तो क्या इसमें कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और जब ये कॉपर आयन डिक्रीज करेगा बेटा तो होल थिंग इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज नहीं करेगा तो इसका EOP इंक्रीज करेगा। कहने का सेंस ये है, ऐसे तुम RP लेकर डिस्कस करोगे तो इसमें राइट हैंड साइड का RP डिक्रीज करेगा और लेफ्ट हैंड साइड का ERP इंक्रीज करेगा। तो कहने का सेंस ये है, चाहो तो मेरा तुम पिक्चर देख सकते हो, जो जहाँ मेरा क्या बोलते हैं पिक्चर आ रहा है उसमें हैंड देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ सेल इज हायर एंड कैथोड हाफ सेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो लोअर है, -0.34 वोल्ट है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम देखोगे तो EOP ऑफ एनोड हाफ सेल डिक्रीज कर रहा है, देखो ये ऐसे ऐसे डिक्रीज कर रहा है, और ERP क्या इंक्रीज कर रहा है। तो एक समय आएगा जब दोनों का EOP क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, या दोनों का ERP भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जो ही ये केस आएगा उस केस में हमारा सेल वर्क करना बंद कर देगा, यानी सेल वर्किंग विल बी स्टॉप्ड, है ना। और उस केस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, और जो ही इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा G की वैल्यू 0 हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और अभी अभी तुमको मैंने इक्वेशन बताया कि डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है बेटा, -NFE, है ना। तो क्या अगर डेल्टा G 0 हो गया तो एट इक्विलिब्रियम तुम क्या बोलोगे कि E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, E सेल बोल सकते हो, E सेल भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन की बात कर लेते हैं। कुछ लोग लगता है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ ठीक है बेटा, तो ई सेल तुम्हारा हो जाएगा 0। अब हमारे पास भी रिलेशन था इस पर्टिकुलर सेल के लिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना, -0.059 अपॉन में, या ज्यादा बेटर होगा कि इसको तुम फिलहाल अभी उसी फॉर्म में रखो, यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ लिख सकता हूँ मैं RT अपॉन में NF, है ना, ln के, देखो ये ln के नहीं ln Q, और एट इक्विलिब्रियम क्या ई सेल तुम्हारा 0 हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे, है ना, क्या Q की वैल्यू भी के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगी बेटा, देखो ये। तो यहाँ लिख सकते हो कि ई सेल तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल -RT अपॉन में NF, और ये क्या हो जाएगा ln के इक्विलिब्रियम, देखो ये, है ना। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा RT अपॉन में NF ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई नॉट सेल, या दिस इंप्लाइज दैट ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू NF ई नॉट सेल अपॉन में RT, देख लो बेटा। तो ये रिलेशन आ गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी जब तुम्हारा सेल वर्क करना बंद कर देगा, स्टॉप हो जाएगा तब। तो इस रिलेशन से उसको तुम फाइंड आउट कर सकते हो, या लिख सकते हो कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्या 25 डिग्री सेल्सियस पर जब ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.059 अपॉन में एन एल नहीं लॉग आ जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो दिस इंप्लाइज दैट, है ना, लॉग के इक्विलिब्रियम, अच्छा यहाँ बेस ई है और यहाँ बेस 10 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन ई नॉट सेल और अपॉन में 0.059। तो ये यूजफुल फार्मूला है नीचे वाला, ये ज्यादा यूजफुल फार्मूला है, ठीक है। जैसे लिखो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे बेटा, ये नोट कर लिए तो। calculate
equilibrium constant for the reaction कौन सा रिएक्शन है? तो ये है कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 प्लस और प्लस 2Ag। देखो ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये भी एक्वस है और ये क्या होता है? सॉलिड है ना। और यहाँ दिया गया तुमको E नॉट ऑफ Ag प्लस कितना है? -0.80 वोल्ट और E नॉट ऑफ CO2 प्लस 2 कितना दिया गया है? 0.34 वोल्ट। देख लो बेटा, ये तुमको ये दिया गया है। अब कैसे करोगे सॉल्व, बताओ। सर वो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। हाँ ठीक है, ये बड़ा बताओ कितना आ रहा है? वही फॉर्मूला जो भी बताया ना तुमको, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। बोलो कितना आ रहा है? सर एक मिनट। सर उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे -2.0303 RT log के माइनस NF E नॉट सेल इज इक्वल टू -2.303 RT log के। नहीं हुआ? सबसे पहले तो क्या E नॉट सेल निकाल लोगे, है ना? सबसे पहले क्या अच्छा इसे बताओ कि कौन सा एनोड की तरफ बिहेव करेगा और कौन सा कैथोड की तरफ बिहेव करेगा? बताओ इसमें एनोड हाफ सेल की तरफ कौन बिहेव करेगा और कैथोड हाफ सेल की तरफ कौन बिहेव करेगा? सर एनोड होगा कॉपर। क्यों? पर क्योंकि वो Cu+2 से Cu में जा रहा है तो फिर ना ऐसे नहीं, हमेशा कंपेयर करोगे। देखो इसकी वैल्यू को देख करके बेटा, ठीक है? जिसका भी देखो याद रखना कि जिसका भी ERP का वैल्यू मोर आएगा वो वर्क करेगा एज ए CH3 और जिसका भी ERP का वैल्यू लेस आएगा वो वर्क करेगा एज ए एनोड हाफ सेल, है ना? या EOP भी लिख सकते हो कि जिसका EOP का वैल्यू ज्यादा आएगा वो वर्क करेगा एज ए एनोड हाफ सेल और जिसका EOP का वैल्यू लेस आएगा वो वर्क करेगा एज ए कैथोड हाफ सेल। एक ही बात है, ठीक है? तो चाहो तो पहले दोनों को सेम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया गया ERP और यहाँ दिया गया EOP। तो क्या करोगे, इसको ERP बना लो, यानी कि E नॉट ऑफ Ag प्लस 2Ag अगर मैं निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा बेटा? क्या ये 0.80 वोल्ट ना हो जाएगा? तो क्या हम देख रहे हैं कि जो ERP का वैल्यू है वो सिल्वर के लिए ज्यादा ना है, तो जब ERP का वैल्यू ज्यादा होगा तो बिहेव करेगा जो कैथोड, ये होगा रीजन, है ना? तो यहाँ पर तुम्हारा जो जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो वर्क करेगा एज ए, बोलो, कैथोड, एक कैथोड हाफ सेल की तरह वर्क करेगा, है ना? और जो तुम्हारा कॉपर है वो वर्क करेगा एज ए एनोड, यानी कि ये तुम्हारा आएगा Cu+2 में। अच्छा देखो ये सेल रिप्रेजेंटेशन भी है बेटा, देखो इसको हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा तुम्हारा जो एनोड हाफ सेल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, है ना? एनोड हाफ सेल को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, उसके बाद डबल लाइन लिखते हैं और उसके बाद कैथोड हाफ सेल को लिखते हैं। और ये डबल लाइन रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है? और ये जो सिंगल लाइन है रिप्रेजेंट करता है फेज बाउंड्री को, ये भी याद रखना। ये फेज बाउंड्री को बताता है, मतलब देखो ये तुम्हारा एक्वस मीडियम है और ये सॉलिड में है, तो ये फेज को बताता है, फेज को डिफरेंशिएट करता है। ऐसी कॉपर सॉलिड है और Cu2 प्लस एक्वस मीडियम यानी कि लिक्विड फेज में है, ये फेज को बताता है। सिंगल लाइन फेज को बताता है बेटा और डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को बताता है।
तो यहाँ पर अगर तुम्हें ई नॉट सेल निकालना हो तो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा बोलो? क्या हम लिखते हैं ई नॉट ओपी ऑफ एनोड हाफ सेल एन प्लस सी नॉट ओपी आरपी ना, नॉट आरपी ऑफ कैथोड हाफ सेल। तो क्या इसमें एनोड हाफ सेल कौन है? कॉपर Yes, वाला, ओपी लेंगे और यहाँ आरपी दिया हुआ है तो माइनस लगा लेंगे, माइनस 0.34 वोल्ट है ना। और क्या यहाँ पर आरपी ऑफ कैथोड हाफ सेल लेना है तो ये आरपी इसका कितना है 0.80 वोल्ट है ना, तो ये 0.80 वोल्ट लिख देंगे। कितना आ जाएगा बेटा बताओ? ये क्या 0.46 बोलो? यस सर। और उसके बाद जो इसके ऊपर फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। क्या हमारे पास फॉर्मूला था? सर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एनएफ ई नॉट सेल माइनस एनएफ ई नॉट सेल। हाँ, एन लॉग के इक्विलिब्रियम था ना बेटा, देखो यही तो था। देखो और यहाँ पर जी सर। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बताओ इसमें? क्या यहाँ सी प्लस 2 में जा रहा है देखो ये, और ये भी एजी प्लस 2 वाला है तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी है ना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2, देखो है ना। तो इसमें ई नॉट सेल तुमने निकाल ही लिया, ये आ जाएगा 0.46 और ये हो जाएगा 0.059 अपॉन में 2 और लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम देखो बेटा ये, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई कर दो तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू 0.46 इंटू 2 अपॉन में 0.059 या 0.06 लिख सकते हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15.56। देख लो ये सर वो 50 हाँ बोलो। सर वो 15.59 आ रहा है। 59 चलो 59 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं यस है। सर। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा तुम्हारा एंटी लॉग ऑफ, और इस एंटी लॉग की वैल्यू तुम्हें दी जाएगी। एंटी लॉग ऑफ 15.59 हो गया, तो अगर इसका वैल्यू दिया जाएगा तो इसका वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना। यस सर। चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायग्राम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायग्राम, या इसी को बोलते हैं लेटिमर डायग्राम, है ना। देखो तो मान लो कि यहाँ पर जो ये सीयू है, ध्यान सुनना, देखो ये CO2 प्लस कन्वर्ट किसमें हो रहा है? Cu प्लस में, और फिर Cu प्लस कहाँ जा रहा है बेटा? Cu में, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हें निकालना है, और Cu प्लस जब Cu में जा रहा है तो इसका दिया गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.52 वोल्ट, ठीक है। और Cu2 प्लस जो Cu में जा रहा है तो इसका तुम्हें वैल्यू दिया गया 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। तो तुमको बताना बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो कैसे करोगे सॉल्व इस तरह के प्रॉब्लम को? इस तरह के प्रॉब्लम को बेटा हम कैसे करेंगे अप्रोच, बताओ। अगर नोट कर लिए तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ध्यान सुनना। तो क्या जो पहला वाला इक्वेशन था Cu2 प्लस, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो ये रिड्यूस होगा किसमें? Cu प्लस में, देखो बेटा। और इसका मान लो E11 हमें निकालना है ना, तो ये बेसिकली रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ही है ये। तो मान लो कि ये E01 ऐसे हो गया, ये में निकालना है। और तुम्हें जो Cu प्लस है, प्लस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इनटू क्या बेटा बताओ? ये हो गया तुम्हारा Cu, और इसके लिए जो E02 है ना, ये E01 ही रखो, इतना कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। इसको E01 रखो, देखो। और इसके बाद तुमको एक और रिलेशन दिया गया था, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इनटू Cu, है ना। इन दोनों का तुम्हें E0 वैल्यू दिया गया था बेटा, देखो ये कितना दिया गया था? 0.52 वोल्ट, और ये कितना दिया गया? 0.34 वोल्ट, नहीं क्या? तो हमें देखना है कि ये कैसे आएगा, फर्स्ट वाला इक्वेशन कैसे आएगा। तो क्या हम अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले,
तो क्या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया जाए? ध्यान से देखो, अगर माइनस कर देंगे तो ये माइनस ये माइनस तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, देखो ये है ना। तो क्या हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, देखो कि ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा CO2 प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो ये माइनस, और क्या ये माइनस सी हुए तो उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा प्लस। तो क्या इसका ही तुम्हें E01 निकालना है? ये तो E01 है, देखो ये। तो E01 को क्या हम कर सकते हैं? E3 नॉट माइनस E02। बोलो बेटा, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? यस सर, यस। नहीं बेटा, यार नहीं कर सकते, पहली बात तो ये, ठीक है। अब क्यों नहीं कर सकते? तो एक बात तुमको बताऊं मैं कि बेसिकली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, याद रखना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इनको हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में तुमको पुट भी किया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव प्रॉपर्टीज और सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, उनको तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये दो हमारे पास सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का डेंसिटी D1 है और दूसरे सॉल्यूशन का डेंसिटी D2 है। तो इन दोनों को जब मिक्स कर दोगे तो इसका जो डेंसिटी है वो D1 प्लस D2 के इक्वल नहीं होगा, है ना, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव प्रॉपर्टीज या सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उनको तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? या कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसके पहले तो हम लोग कर रहे थे कि E0 OP और E0 RP को ऐड कर दे रहे थे, तो E0 सेल आ गया था। तो बेसिकली बेटा उसको हम कर सकते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है उसको हम यहाँ तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान सुनना। लेकिन जो बेसिक फंडा यही है कि देखो इसमें जो हमारे पास इक्वेशन था वो ये था CO2 प्लस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इनटू Cu प्लस। तो यहाँ पर इसका E0 वैल्यू दिया गया था कितना बेटा? 0.52। चलो कोई बात नहीं। अब तुम्हें पता है कि जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन है उनमें जो चेंज होता है, जैसे कि डेल्टा H डेल्टा G है ना, डेल्टा S, ये सब क्या होते हैं? एक्सटेंसिव, है ना। तो डेल्टा G किस तरह का एक्सटेंसिव है? देखो बेटा ये, तो ये एक्सटेंसिव है, तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इसके डेल्टा G में, तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस NF E होता है ना, और N की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, N 1 हो गया और F हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे E0 1। चलो बाद में E0 1 की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला इक्वेशन था वो क्या था बेटा? कि CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जा रहा था? Cu में, है ना। तो यहाँ पर E02 की वैल्यू कितनी दी गई थी? 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब आ जाओ इसका डेल्टा G02 निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा? क्या यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 इंटू F इंटू यहाँ E02 लिखोगे, ठीक है ना। अब यहाँ जब इनको तुम इसको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे, देखो ये है ना, यहाँ पर 2 - 1 अप्लाई करोगे बेटा, तो ठीक है अब कर सकते हो, है ना। करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा CO2 सॉरी हाँ ये Cu प्लस था ना बेटा, ये थोड़ा गलत में लिख गया। हाँ ये जो सेकंड इक्वेशन था क्या था? Cu प्लस, ये थोड़ा चेंज करते हैं, ये Cu प्लस था ना और ये Cu में जा रहा था, इसका 0.52 दिया गया था बेटा, देखो ये 0.52 इसका दिया गया ना। Cu प्लस इलेक्ट्रॉन Cu में जा रहा है और CO2 प्लस इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? Cu में जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे? यहाँ माइनस, ये माइनस और ये माइनस है, तो इसमें जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये CO2 प्लस है, करके देखो ये, तो CO2 प्लस जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ जाएगा? Cu में। अब इसके लिए मान लो कि हमारा आ रहा है E0 1, चलो E0 1 नहीं, मान लो कि E0 3 आ गया, देखो ये E0 3 निकालना है कि कितना होगा। तो इसके लिए जो डेल्टा G होगी बेटा वो क्या हो जाएगी? बोलो, क्या अब सेम मैनिपुलेशन कर सकते हो? यानी कि डेल्टा G02 और माइनस डेल्टा G01 कर सकते हो, यहाँ पे तुम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? डेल्टा G की G3 की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? माइनस NF, और यहाँ N कितना है? क्या इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा -1 इंटू F इंटू E03 हो जाएगा, देखो ये। और यहाँ डेल्टा G02 की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ?
ये हो जाएगा -2f(E02) और डेल्टा G1 की वैल्यू कितनी है, तो -f(E01), तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -f(E03) इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, -f कॉमन ले लो बेटा, -f कॉमन हो गया, ये 2E02 और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचेगा और ये E01 हो गया बेटा, देखो ये तो -f और -f कैंसिल हो गया, तो क्या जो E03 की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2E02 और -E01 के बराबर, देखो ये। तो इसमें E2 की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, क्या E2 की वैल्यू 0.34, ये हो जाएगा 2 into 0.34 और E01 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.52, यहाँ 0.52 पुट करोगे और ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, तो 0.68 माइनस 0.52, ये सॉल्व करोगे बेटा कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.14 वोल्ट। ठीक है, बताओ। तो ये होता है अप्रोच बेटा। ठीक है, अब कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ जब हम डैनियल सेल ले रहे थे तो डैनियल सेल में तो हम ऐड कर रहे थे इनोट सेल को भी, तो उसके पीछे कहानी क्या होगी सुन लो बेटा, है ना। जो हम लोग डैनियल सेल ले रहे थे या कोई भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं तो उसमें तो इनोट सेल निकालने के लिए ऐड कर रहे थे एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल को, तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो एनोड हाफ सेल पर, चलो मैं थोड़ा सा इसको और छोटा छोटा लिखूंगा, तो यहाँ पर Zn कहाँ जा रहा था बेटा बताओ, Zn+2 में, और ये +2 इलेक्ट्रॉन था, देखो ये, है ना। तो इसके लिए मान लो कि E01 था, कुछ भी वैल्यू थी, E01 की वैल्यू यहाँ पे थी बेटा, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये 0.76 वोल्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा G1 निकाल लो, ये कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ बताओ कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो 2f इंटू E01 हो जाएगा बेटा, देखो ये, है ना। और जो CH3 है, CH3 में क्या होता है, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और कहाँ जा रहा था, ये कॉपर में। ठीक है, और इसके लिए E02 की वैल्यू कितनी थी, बताओ, इससे रिडक्शन हो रहा है ना, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना था 0.34 वोल्ट, देखो ये। और यहाँ जब इसका डेल्टा G02 निकालोगे तो कितना आ जाएगा -2f इंटू E02। ठीक है बेटा, अब इनको तुम जब ऐड कर रहे हो, यानी कि इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ पर मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ 1+2, तो 1+2 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा जिंक प्लस कॉपर 2+ इज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 प्लस कॉपर। तो इसके लिए मान लो कि मैं निकालना E03, तो हमने क्या किया था, E03 का वैल्यू कैसे निकाला था, E01 प्लस E02, इसको देखो यहाँ से नहीं निकालेंगे, तो चलो इसको छोड़ दो, यहाँ में निकालना है कितना हो जाएगा ये। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा G03 निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, क्या हमने यहाँ 1+2 किया हुआ है, तो G01 प्लस G02 हो जाएगा, देखो ये, है ना। अब ये डेल्टा G03 कैसे निकालोगे, तो क्या इस ओवरऑल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखोगे -2 इंटू f इंटू E03। ठीक है बेटा, और डेल्टा G01 कितना है, -2f इंटू E01। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -2f इंटू E02, देखो ये। अब क्या करो, -2f यहाँ कॉमन ले लो बेटा, देखो ये, तो क्या हो जाएगा E01 और प्लस E02। ठीक है, और ये -2f और E03 है, तो यहाँ -2f और -2f कैंसिल हो गया, तो क्या यहाँ जो E03 की वैल्यू आई बेटा वो अपने आप ही E01 प्लस E02 के बराबर आ रही, इसलिए हम वहाँ ऐड कर रहे थे, है ना। जब भी तुम 2 हाफ सेल को ऐड करके कंप्लीट सेल बनाओगे तो उस केस में तुम दोनों को ऐड कर सकते हो, यानी कि E01 प्लस E02 कर सकते हो। लेकिन इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए कि जहां मोर देन 1 हाफ सेल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो तीसरा हमारा इक्वेशन मिल रहा है वो भी हाफ सेल ही हो, अगर वो हाफ सेल ही होगा तब कभी भी तुम वहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। तब ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, वहां डेल्टा G वाले अप्रोच को अपनाना पड़ेगा बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो बेटा, इज इट क्लियर, बोलो। मैं सबको अनम्यूट करने का पावर दे रहा हूं, तो मुझे बताना कि ये समझ में आया कि नहीं। कुछ लोग चैट में आंसर दे रहे हैं। अच्छा चलो बेटा, आप तो मैंने सेल वाला पार्ट डिस्कस कर दिया, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेल वाले पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा और कंडक्टर्स का, और उसके बाद न्यू चैप्टर में हम लोग इंसर्ट होंगे बेटा। ठीक है, तो चलो आज टाइम ओवर हो गया है, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस सेशन। So goodbye to all of you.